नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम द्विवेदी काल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग की चर्चा की जाती है। तो द्विवेदी युग पर चर्चा करने से पहले उसके जो प्रवर्तक हैं, जिनके नाम पर इस काल का नाम रखा गया, इस कालखंड का नाम रखा गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके जीवन चरित्र पर, उनकी रचनाओं पर और उनके योगदान पर चर्चा अपेक्षित है। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से हम द्विवेदी युग के अंदर प्रवेश करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जैसा कि आपको मालूम है, उन्हीं के नाम पर इस काल का नामकरण किया गया। तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो गरिमामंडित व्यक्तित्व था, उनके उस गरिमामंडित व्यक्तित्व पर ही इस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता जो है राम सहाय द्विवेदी जी, ऐसा माना जाता है कि उस समय भारतीय सेना में कार्यरत थे। इनका जीवन काफ़ी गरीबी में बीता था, काफ़ी अभावग्रस्त जीवन था और घर के अंदर ही इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी। इनको काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और क्योंकि जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, ठीक उसी प्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी जो है बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। और इसी बहुमुखी प्रतिभा के कारण जो है उनको साहित्यकार के रूप में, लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, कवि के रूप में और संपादक के रूप में भी जाना जाता है। यदि मैं अगले बिंदु की बात करता हूं तो हिंदी भाषा को सुव्यवस्थित करने और उसका व्याकरण सम्मत स्वरूप निर्धारित करने में द्विवेदी जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा के स्थान पर उन्होंने जो है खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसे जो है द्विवेदी काल की जो है बड़ी प्रमुख भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। द्विवेदी जी ने जो है बड़े कष्टों का और अभावों का जीवन बिताया था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है रेलवे के अंदर नौकरी की थी और झांसी रेलवे के अंदर ही इन्होंने कार्य किया था और वहाँ ये जो है उन्नति करते करते जो है अधिकारी के पद पर पहुँच गए थे और 200 रुपये महीना इनको मासिक वेतन मिलता था। उस समय 200 रुपये मासिक वेतन बहुत ज़्यादा आमदनी मानी जाती थी। फिर जो है इनका अपने अधिकारियों के से मन मुटाव हो गया और ऐसा माना जाता है कि इनके स्वाभिमान को चोट पहुंची और इन्होंने 200 रुपये की नौकरी छोड़ करके जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। मात्र 20 रुपये में इन्होंने 200 रुपये की नौकरी छोड़ करके 20 रुपये वाला मासिक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला और 1903 से लेकर के 1920 तक लगातार इस महान यशस्वी हिंदी साहित्यकार ने जो है 17 सालों तक हिंदी की सेवा की। और उस हिंदी सेवा कार्य में जो माध्यम बना वो थी उस समय की युगीन सरस्वती महान पत्रिका, जो एक मासिक पत्रिका थी। उस पत्रिका का इसमें काफ़ी योगदान था। यदि मैं बात करूं तो 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जो है आचार्य की उपाधि दी थी, इसलिए इनके नाम के आगे जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा जाता है। और ठीक उसी समय जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया था। जैसा कि आपको पता है, वाचस्पति का अगर हम विग्रह करेंगे, समास भी है वाचस्पति, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो वाणी का पति, तत्पुरुष समास। वाणी का पति का मतलब जिसका वाणी पर अधिकार हो, जिसकी भाषा सुसंस्कृत हो, जिसकी भाषा पर पकड़ हो, परिनिष्ठित हिंदी का इस्तेमाल करता हो, उसको हम वाचस्पति कहते हैं। तो उनको वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया, जो अपने आप में गौरवपूर्ण उपाधि थी। इसी कारण से जो है इस काल का नाम जो है द्विवेदी युग के नाम से इस काल को जाना जाता है। यदि मैं अगले बिंदु की बात करता हूँ तो उस समय के जो प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, आचार्य पूजनीय मैथिली शरण गुप्त जी, वो इनके जो है इनको अपना गुरु मानते थे। उस समय के जो बड़े प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, क्रांतिकारी भी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, वो भी जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। तो मैथिली शरण गुप्त और जो है गणेश शंकर विद्यार्थी दोनों ही जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि एवं विराम चिन्हों के प्रयोग पर बल देते हुए हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया। परिनिष्ठित रूप हम उसको कहते हैं शुद्ध रूप, मानक रूप, प्रचलित रूप जो है उन्होंने हिंदी को देने का कार्य किया। और ऐसा माना जाता है कि जो नव जागरण की हवा चली थी, जो भारतेंदु युग के अंदर जो नव जागरण का बीज
जो है बोया गया था वो जो है द्विवेदी काल में आकर के जो है पूरी तरह से पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ और उसने जो है आगे के कवियों को अपनी ओर आकर्षित किया। यदि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों की रचनाएं की थी। इसमें कुछ प्रमुख रचनाओं का मैंने संकलन किया है। यदि मैं काव्य संग्रह की बात करता हूं तो काव्य संग्रह में जो है इनकी काव्य मंजूषा बड़ी प्रसिद्ध है, कविता कलाप प्रसिद्ध है और सुमन इनका जो है काव्य संग्रह काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद यदि मैं निबंध संग्रह की बात करता हूँ तो निबंध संग्रहों में कवि कर्तव्य नाम से जो है इनकी एक श्रृंखला आती थी निबंधों की, जो सरस्वती पत्रिका में भी छपती थी और उस समय की जो युगीन बड़ी प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी उनमें भी वह छपता था। और ऐसा माना जाता है कि कवि कर्तव्य के नाम से जो है द्विवेदी जी उस समय के कवियों को एक प्रकार के दिशा निर्देश जारी करते थे कि उनको किस तरह की कविताएं लिखनी है। उस कविता में जो है कंचन कामनी से हट करके जो है विविध विषयों पर, जो उस समय के युगीन तत्कालीन विषय थे उन विषयों पर लिखना है। उसमें जो है सामाजिक जीवन पर चिंता करनी है, उसमें जो है लोगों को जागृत करने के लिए नव जागरण से संबंधित कविताएं लिखनी है, उसमें देशभक्ति के बीज होने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इनकी निबंध श्रृंखला थी कवि कर्तव्य, इसके माध्यम से ऐसा माना जाता है कि उस समय के कवियों को एक प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाते थे, क्योंकि बहुत सारे उस समय के तत्कालीन कवि और साहित्यकार द्विवेदी जी से काफ़ी प्रभावित थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया राष्ट्र कवि मैत्रेयी गुप्त इनको अपना गुरु ही मानते थे। तो इस कवि कर्तव्य के हिसाब से जो है ये कवि को अपना कर्म करना सिखाते थे और उसके दिशा निर्देश जारी करते थे। एक तरह से ऐसा माना जाता है इन निबंधों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से यदि मैं बात करूँ तो। यदि मैं आलोचना की बात करता हूँ तो द्विवेदी जी ने आलोचनात्मक साहित्य भी लिखा है। उसमें साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, विज्ञान वार्ता, कौटिल्य कुठार और विचार विमर्श जैसे आलोचनात्मक इन्होंने कृतियां लिखी हैं, जिनमें जो है बड़े अच्छे तरीके से उन चीज़ों को आलोचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करके एक प्रकार की टीकाएं हैं ये उन मुद्दों पर, और बहुत अच्छी जो है आलोचनात्मक ग्रंथ हैं ये। उसके बाद अनुदित रचनाएं, जैसा कि आपको पता है द्विवेदी युग जो है अनुदित रचनाओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध था और ख़ास तौर से जो है संस्कृत की रचनाएं, मैंने आपको भारतेंदु युग में भी बताया था कि भारतेंदु काल में भी जो है बहुत सारी संस्कृत की रचनाओं का और अन्य रचनाओं का, बांग्ला की रचनाओं का जो है अनुवाद किया गया था। ऐसे ही द्विवेदी काल के अंदर स्वयं द्विवेदी जी ने भी जो है कई रचनाओं को अनुदित किया था, अनुवाद किया था। उसमें कालिदास जी के 3 नाटक बड़े प्रसिद्ध हैं, मेघदूत है, कुमार संभव है, रघुवंश है, ये कालिदास जी के नाटक है। इनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। उसके अतिरिक्त जो है गंगा लहरी, हिंद महाभारत और स्वाधीनता, इन रचनाओं का भी जो है हिंदी के अंदर अनुवाद किया गया था। ये उस समय की बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं थी। यदि मैं द्विवेदी जी की भाषागत विशेषताओं पर चर्चा करता हूं तो पहली जो भाषागत विशेषता है वो व्यवहारिक भाषा के ये पक्षधर थे। व्यवहारिक भाषा हम उसको कहते हैं जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जिसे सामान्य जन इस्तेमाल करते हैं। तो इनका मानना था कि जो काव्य के अंदर जो है उस व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया जाए, इसलिए उनकी भाषा में जो है बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। जब भाषा आम आदमी से जुड़ती है, जब भाषा आम जन से जुड़ती है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, वो अपना प्रभाव लंबे समय तक बनाए रखती है। यदि मैं दूसरी भाषागत विशेषता की बात करता हूँ तो इन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, वर्णनात्मक और हास्य व्यंग शैली का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। इनके जो निबंध हैं वो विचार प्रधान शैली में है, वर्णनात्मक शैली में है और व्यंग्य प्रधान शैली में है। क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था, तो उस समय जो है विचारों की एक श्रृंखला चलती थी। अलग अलग साहित्यकार अपने माध्यम से जो है समाज को जो है अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जागृत करने का कार्य करते थे। तो उसमें विचार प्रधान शैली ज़्यादा रहती थी, उसमें हास्य व्यंग प्रधान शैली ज़्यादा रहती थी और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है अंग्रेजी सरकार को जो है अन्योक्ति के माध्यम से कह लो, जैसे काव्य के अंदर अन्योक्ति होती है, ऐसे ही जो है गद्य के अंदर भी जो है विचारात्मक और हास्य व्यंग शैली के इस्तेमाल करते हुए जो है हम अपनी बात कहते हैं। तो उनके काव्यों में उनके जो उस समय के जो निबंध थे उनमें ये खास तौर से देखने को मिलता था। और दूसरी खास बात थी, ये मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने में सिद्धस्त थे। क्योंकि आपको पता है ना, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो किसी वाक्य से जुड़ करके अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है। तो जब मुहावरादार शैली का इस्तेमाल किया जाता है तो भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है वो काफ़ी असरदार होती है। तो द्विवेदी जी जो है मुहावरेदार भाषा में सिद्धस्त थे। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो संस्कृत की सूक्तियों के प्रयोग से इन्होंने जो है भाषा को प्रभावशाली बनाया। आपको मालूम है संस्कृत हिंदी की जननी है, तो हिंदी के जितने भी साहित्यकार, चाहे वो विगत वर्षों में रहे हों चाहे तत्कालीन हो, कहीं ना कहीं संस्कृत का प्रभाव रहता है। संस्कृत की सूक्तियों का जो शब्दकोश है
शब्दकोश है, सूक्तियों का कोश है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे साहित्यकार लंबे समय से प्रभावित होता रहा है। तो द्विवेदी जी पर भी जो है संस्कृत की सूक्तियों का, संस्कृत साहित्य का असर था, तो इन्होंने उनका प्रयोग जो है अपने साहित्य में किया और उससे भाषा को काफ़ी प्रभावशाली बनाया। और संस्कृत शब्दों की बहुलता के साथ साथ इनके साहित्य में, इनके काव्य में, इनके गद्य साहित्य में जो है उर्दू के शब्दों का भी समावेश था। और कहीं ना कहीं जो है उसमें प्रचलित, लोक प्रचलित, जो उस समय के प्रचलित शब्द थे अंग्रेजी के, उनका भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया था। यदि मैं आप बात करता हूं तो जो अभी मैंने आपको बताया था, जो नव जागरण के बीज भारतेंदु जी ने बोए थे साहित्य के अंदर, उन बीजों को जो है पुष्पित करने का, पल्लवित करने का कार्य, उनको बड़ा करने का कार्य, उस बीज से उसको पौधा और पेड़ बनाने का कार्य जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने कार्यकाल में किया था। और इस कार्य में उनकी सबसे ज़्यादा जो है सहायता की थी सरस्वती पत्रिका ने, क्योंकि 1903 से लेकर के 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। इन 17 वर्षों के अंदर हिंदी साहित्य की महान सेवा की गई, भारतीय समाज की महान सेवा की गई। नए नए साहित्यकारों ने जो है सरस्वती को आधार बना करके अपने आप को अभिव्यक्त किया और समाज को जागृत करने का कार्य किया। द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों को लिखने की प्रेरणा दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था निबंध संग्रह में कि कवि कर्तव्य नाम से जो उनकी निबंध श्रृंखला चलती थी, उसमें कहीं ना कहीं दिशा निर्देश होते थे साहित्यकारों को, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के संपादक स्वयं द्विवेदी जी थे। तो उसके माध्यम से जो है वो, क्योंकि सरस्वती पत्रिका में अनेक रचनाकार जो है अपनी रचनाएं छपवाने के लिए आते थे, और सरस्वती पत्रिका में रचना का छपने का मतलब काफ़ी सम्मानित, उस समय सम्मान माना जाता था कि सरस्वती पत्रिका में अमुक लेखक की रचना छपी या अमुक कवि की कविता छपी। तो इस तरह से जो है इसके माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत करने का कार्य किया। और ऐसा माना जाता है 1938 में 74 वर्ष की आयु में रायबरेली के उसी गांव में जहां इनका जन्म हुआ था, दौलतपुर गांव में, वहीं इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो मैं समझता हूं कि द्विवेदी युग में प्रवेश से पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर यदि चर्चा ना की जाए तो मैं समझता हूं बड़ा अन्याय होता है। इसलिए इस लेक्चर में द्विवेदी युग में प्रवेश से पहले मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषागत शैली, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कैसा महान कार्य किया, हिंदी साहित्य जगत की कैसी सेवा की, इस पर मैंने के सामने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको प्रभावित किया होगा। यदि आप मेरी अभिव्यक्ति से प्रभावित हुए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले किसी लेक्चर में मैं फिर द्विवेदी युग के किसी अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।